उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कब्र में दफन है। शायद उसे भूले से दफन कर दिया गया है। अगर वह मर चुकी है तो फिर सीने में आग सी क्यों दहक रही है? सांस में रेल सी क्यों भरती जा रही है? शायद वह मरी नहीं, अभी दम तोड़ रही है। उसे अपने मरने के ख्याल से बड़ा दुख पहुंचा। अभी उसके मरने के दिन नहीं थे। सभी पिछले हफ्ते ही तो उसकी 13वीं सालगिरह मनाई थी। अम्मा ने उसका गुलाबी चारखाना का फ्रॉक रातों रात सिया था और उस पर सुर्ख पीले फूल काढ़े थे। फ्रॉक बिल्कुल नया ही मालूम हो रहा था। हालांकि अम्मा ने अपनी हाउस कोट काट कर उसके लिए फ्रॉक बनाया था। एक तरह नया ही था, क्योंकि पहले वह फ्रॉक नहीं हाउस कोट था। नहीं, वह मरी नहीं थी। मर जाती तो उसे गुलाबी चारखाने का फ्रॉक क्यों कर याद आता? मरने के बाद तो कुछ भी याद नहीं आता होगा। उसने करवट बदलने की कोशिश की, मगर उसके सीने पर एक भारी बल्ली पड़ी हुई थी। फिर वह जोर लगाती रही, आहिस्ता आहिस्ता। उसने अपने आसपास अटे हुए मलबे से अपने हाथ पैर छुड़ाए। बल्ली दीवार से अड़ी हुई थी, इसलिए उस पर गिरी नहीं। वह रेंग रेंग कर आगे खिसकती रही, फिर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसके चारों तरफ आवाज़ें फैली हुई थी। लोग कुछ कह रहे थे। वह मलबे से आज़ाद एक स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थी। तब उसे याद आया, आसमान से आग बरस रही थी। बम बूंदों की तरह टपक रहे थे। फिर एक बम उस छोटे से मकान पर गिरा था जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहती थी। मम्मा, पापा, आंद्रे, मीशा और नन्ही कातिया और बूढ़ी दादी जो प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाया करती थी। कातिया कातिया ये कहकर तड़प कर स्ट्रेचर से उछल गई। उसके सीने में जैसे किसी ने भाला मारा हो। नन्ही मुन्नी कातिया, वह तो मलबे के नीचे खौफ से बेहाल होगी। वह गिरती पड़ी मलबे के ढेर की तरफ भागी। किसी ने रोक डाली, क्योंकि स्ट्रेचर कम थे और जख्मी ज़्यादा। गलीना गलीना, किसी ने उसे पुकारा, मगर उसके पास जवाब देने की फुर्सत ना थी। वह दोनों हाथों से मलबे को कुरेदने लगी। उसके नाखून टूट गए और अंगुलियां लहूलुहान हो गई। इस मलबे के ढेर के नीचे उसकी दुनिया दफन थी। अचानक उसे कातिया की गुड़िया के पैर नजर आए। कातिया को गुड़िया जान से ज़्यादा प्यारी थी। उसी टूटी पुरानी गुड़िया पर कातिया बस जान छिड़कती थी। जहाँ गुड़िया हो वहाँ कातिया का होना लाजमी था, और वही हुआ। उसे कातिया का नन्हा सा हाथ नजर आया। लाल दस्ताना थोड़ा सा उतर गया था। उसने हवास गुम नहीं किए। उसने धीरे धीरे मलबा सरकाया। वहाँ कातिया का गुड़िया वाला हाथ तो था, कातिया नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? हाथ है, गुड़िया है, तो फिर कातिया क्यों नहीं? वह पागलों की तरह मलबा हटाने लगी। उसके सारे शरीर पर नन्हे नन्हे जख्म खून देने लगे। टूटी हुई पसलियाँ चटकने लगी। उसने कातिया का अकेला हाथ सीने से लगाकर चूम लिया और आंसुओं से उसकी आंखों की रेत ढलने लगी। फिर मीठी मीठी नरम बेहोशी ने उसे अपनी गोद में संभाल लिया। गलीना, जो 13 वर्ष की थी, जो बिना बात हंसा करती थी, जो जर्मन बम के गिरने से पहले बड़ी लकड़ी की मेज के नीचे दुबक जाया करती थी, उसे मालूम था कि चिंगाड़ते हुए बम गिरे तो फौरन पलंग या मेज के नीचे लेट जाना चाहिए। सायरन की आवाज़ सुनते ही रोशनी बुझा देनी चाहिए। तब बम मूर्खों की तरह इधर उधर गिरते रहेंगे और कातिया की बड़ी बड़ी नीली आंखें ऊँघने लगेंगी और वह वही गुड़िया को छाती से लगाए सो जाएगी। फिर वह, जब बमों के धमाकों से थक जाएंगे, तब मम्मा उन्हें मेज के नीचे से निकालकर मसहरी पर सुला देगी। कितनी बार बम गिरे, लेकिन गलीना का घर हमेशा बच जाया करता था। उसके घर के गमलों में बम अंधे हो जाते होंगे। उसे यकीन था बमों को उसका घर न मिल पाएगा, लेकिन ये करीब मलबे का ढेर बन गया, वह ढेर जिसमें उसकी दुनिया दफन हो गई। अस्पताल क्या था? जानवरों का एक बाड़ा था जिसे अस्पताल बना दिया गया था। जानवर सब जर्मन लुटेरे निकल गए थे। इस अस्पताल में ज़्यादातर बच्चे और बूढ़े थे। गलीना के सीने पर बंधा पलस्तर पत्थर के बोझ की तरह उठने बैठने में आड़े आता, मगर दूसरे जख्मियों को देखकर उसे अपनी चोट बिल्कुल फजूल मालूम होती थी। वह चल फिर तो सकती थी। बहुत से बच्चे तो टांगे और हाथ भी खो बैठे थे।
उसकी आंखें तो सलामत थी, वरना कितने मरीज तो अंधे थे। हंसते बच्चे अपाहिज हो गए थे। गलीना का गांव दुश्मन के कब्जे में आ चुका था। उसे पहली बार जर्मनों को देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई थी कि वे बिल्कुल इंसानों जैसे लगते थे। अगर वे इंसान थे तो अपने जैसे इंसानों को नरक के कष्टों में क्यों डाल रहे थे? यह बात उसकी समझ में किसी तरह ना आती थी। उसने अपने खानदान की लाशें देखी। उसकी आंखों में एक आंसू न निकला। वह उसके रिश्तेदार नहीं लग रहे थे। बूढ़ी दादी तो बिल्कुल पिसकर रह गई थी। उसकी बूढ़ी हड्डियां एकदम चूर चूर हो चुकी थी। और कातिया, नन्ही मुन्नी गुड़िया जैसी कातिया, वह कैसे मर सकती थी? कोई भी नहीं मर सकता। बूढ़ी दादी तो खैर बहुत बूढ़ी थी, पर मम्मा तो बहुत जवान थी। और पापा के बाजुओं में कितना दम था। आंद्रे कैसे एकदम लंबा होता चला जा रहा था। ऐसा लगता था कि एक दिन उसका सिर छत फाड़कर ऊपर झांकने लगेगा। कभी वह दरवाजे में से बेध्यानी में दाखिल हो जाता तो खटाक से उसका सिर फूट जाता था। तब सारा घर हंसता। सारा घर? कहाँ था वह सारा घर? कहाँ था वह हरा भरा गांव? लगता था जैसे किसी देव ने अपनी बड़ी सी एड़ी तले कुचल डाला था। उसकी कमर तोड़ दी थी, मगर ये टूटा हुआ बूढ़ा गांव जिंदा था, सांस ले रहा था। और उसे कुचलने वाली एड़ी दर्द कर रही थी। उसमें टीस उठ रही थी, पीप सड़ रही थी। आंद्रे को ट्रक ड्राइवर बनने का शौक था। जब कभी वह कोई ट्रक देखता तो उसका दिल भर आता। वह बड़े प्यार से ट्रक पर हाथ फेरती, बाल्टी में पानी भरकर मिट्टी खुरचती, फिर कपड़े से उसका एक एक हिस्सा चमकाती। ये क्लच है, यह ब्रेक है। चाबी घुमाने से ट्रक में धड़कन पैदा हो जाती है। पेट्रोल खून की तरह ट्रक की रगों में फैलता जाता है। ट्रक गर्रा कर फर्राटे मारने लगता है। फिर धीरे धीरे ट्रक से उसका प्यार बढ़ा। सब कल पुर्जों से उसकी जान पहचान बढ़ी। होते होते बड़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। जब मुल्क से जर्मन कूड़ा करकट हटने लगता तो उसने ट्रक चलाना सीख लिया था। जिस दिन उसने पहली बार अकेले ट्रक में सामान पहुंचाया था तो उसे महसूस हुआ कि उसका भाई आंद्रे उसके पहलू में बैठा हंस रहा है। उसके सफ़ेद हमवार दांत उसकी धूप सी संवलाई सूरत पर जगमगा रहे हैं। वह जरा सी भूल चूक करती तो जैसे आंद्रे उसे खबरदार कर देता। ना ना लड़की, ऐसे नहीं। आंद्रे उसे हमेशा ए लड़की कहा करता था। उसकी काली सांप की तरह लहराती चोटियां खींचा करता था। जिस दिन उसने ट्रक चलाना सीखा था उसका कुछ अकेलापन दूर हो गया था। जैसे अब वह बिल्कुल अकेली ना हो। उसने आंद्रे को पा लिया हो। वह हरदम उसके साथ रहता। देश के नौजवान दुश्मन से जूझ रहे थे, इसलिए औरतों ने बहुत काम संभाल रखे थे। ट्रकों और छोटे हवाई जहाज़ों के जरिए भिन्न भिन्न मोर्चों पर सामान पहुंचाने का काम औरतें और नौजवान लड़कियां ही किया करती थी। गलीना को ख्याल आया कि आंद्रे जब छोटा था तब ट्रक चलाने के सपने देखा करता था, मगर बाद में तो उसे हवाई जहाज चलाने का जुनून सवार हो गया था। गलीना अब 16 वर्ष की थी। अगर आज आंद्रे जिंदा होता तो 22 वर्ष का मजबूत जवान होता। देश का नए सिरे से निर्माण हो गया था। जर्मनों द्वारा विनाश के निशान तेजी से मिटाए जा रहे थे। बर्लिन पर बमों की वर्षा शुरू हो गई थी। शत्रु हारकर हर तरफ से भाग रहा था। लेकिन अब गलीना को पायलट बनने की धुन सवार थी। ऐसा मालूम होता था जैसे उसे आंद्रे के वादा खिलाफी की हो। वह उसके साथ ट्रक में बैठा हुआ शिकायत की नज़रों से उसे देख रहा हो। वह फिर अकेली हो गई। आंद्रे उससे रूठ गया था, मगर जब उसने अपने इरादों को प्रकट किया तो किसी ने उसका मजाक न उड़ाया। उसने 6 महीने में अच्छी तरह हवाई जहाज़ चलाना सीख लिया। वह पायलटों की तरह किसी काम पर जुट जाती तो बस रात दिन की धुन सवार रहती। 6 महीने के अंदर उसने हवाई जहाज चलाना ही नहीं, शत्रु के कब्जे में आए हुए देश के हिस्सों पर हमले करना भी शुरू कर दिया। वह अंधेरी रातों में अकेली उड़ जाती और दुश्मन के छक्के छुड़ा देती। वह हवाई जहाज को इतना नीचे उतार देती कि गलती की आशंका न रहती। वह खतरनाक से खतरनाक मोर्चा अपने सर पर ले लेती और सफल लौटती। गलीना बहुत सर्वप्रिय बन गई थी। कई लोग उसके प्रेम में दीवाने हो गए थे, मगर जवाब में ऐसी भौचक्की होकर देखती कि उसका सारा जोश ठंडा हो जाता। प्रेम प्यार के मैदान में वह अभी कोरी थी। बहुत से लोगों से उसकी दोस्ती थी, लेकिन प्रेम करने में उसमें योग्यताएं नहीं थी।
प्रेम के लिए तो फुर्सत चाहिए, वह सोचती। इत्मीनान से एक दिन कर लिया जाएगा, ऐसी जल्दी क्या है, उम्र पड़ी है। अभी तो सिर्फ आंद्रे का कर्जा चुकाया है और उसी से जी नहीं भरा। फिर उसकी बेकरार तबीयत ने उसे नए चक्कर में डाल दिया। एक दिन वह अपने कुछ दोस्तों के साथ सर्कस देखने गई। जब झूले पर करतब शुरू हुए तो उसका कलेजा मुंह को आ गया और वह जल्दी जल्दी आस्तीन से निरंतर बहने वाले आंसुओं को पोंछती गई। अपने आंसुओं के रेले में उसे करतब ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहे थे। दूर किसी जन्म में जब जिंदगी कह कहूँ से भरी थी, तब उसका भाई मीशा आंखें फाड़ फाड़ कर यही करतब देख रहा था। वापस आकर उसने इतनी कलाबाजियां खाई कि बूढ़ी दादी भयभीत हो गई, कहीं बच्चे का भेजा न लौट जाए। इससे मीशा पर सर्कस में भर्ती होने का जुनून सवार हो गया। वह खेल कूद के मैदान में हर साल मेडल जीता करता। सर्कस देखकर जैसे उसका दिमाग लौट गया था। बूढ़ी काकी को सर्कस के नाम से डर लगता था। उसका प्रेमी ऐसे ही झूलों पर झूलते हुए मौत की गोद में जा सोया था। बहुत जोर की बहसें हुई। मम्मा भी दादी की हाँ में हाँ मिलाने लगी। बच्चा हाथ पैर तोड़ बैठेगा, दादी जिद कर रही थी। भेजा उल्टा हो जाएगा, मम्मा को रट लगी थी। भेजा उल्टा नहीं हुआ करता, पापा निरंतर समझा रहे थे। बचपन में सभी को सर्कस के करतब करने का शौक होता है, कुछ दिन में जी भर जाएगा, लेकिन जिंदगी तबाह हो जाएगी, मम्मा ने कहा। लेकिन एक दिन मीशा गायब हो गया। पता चला कि वह सर्कस के साथ मॉस्को जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे इस वादे पर वापस लाए कि वह सर्कस इंस्टीट्यूट में भर्ती करवा देंगे। उस वक्त हिटलर के ने यूरोप को निगलना शुरू कर दिया था और मीशा ज़रूर सर्कस प्रशिक्षण हासिल करता, लेकिन हालात संतोषजनक नहीं थे। देश दुश्मन के हमले के लिए बिल्कुल तैयार न था और फिर हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया। एक निष्ठुर और घातक भूत था जो घुटनों चलते बच्चों पर टूट पड़ा। एक फौलादी इंजन था जो हंसते मासूम इंसानों को पीसता चला गया। गलीना जैसे लाखों शांति प्रिय परिवार पिसकर खाक हो गए। लाखों कैदी बना दिए गए जो गुलाम की तरह जबरदस्ती मेहनत पर जुटा दिए। मगर घुटनियों चलता बच्चा देखते देखते हाथ टेक कर उठ खड़ा हुआ और लोहे की दीवार बन गया। और फिर इस दीवार पर सिर पटक कर सशस्त्र जर्मन फौज बेकार हो गई। बच्चों और बूढ़ों में नौजवानों जैसा साहस पैदा हो गया। बर्लिन पर फौजों का कब्जा हो गया, लेकिन मीशा के भीतर के तो पूरे टुकड़े भी नहीं मिले थे। उसकी अधूरी लाश अब तक गलीना की आंखों में तैर रही थी। सबने कहा, पागल है, वह तो इतनी ज़बरदस्ती हवाबाज होकर सर्कस में सिवाय झाड़ू लगाने के क्या करेगी। यह कला तो कच्ची हड्डियां मांगती है। मगर मीशा तो सिर्फ 11 वर्ष का था। तुम मीशा नहीं गलीना हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वह यही कहती रही। गलीना की जिद के आगे सबको हार माननी पड़ी। वह पागल थी। इस जंग में लाखों दिमागों को झंझोड़ डाला था। वह भूल गई थी कि वह गलीना है। उसे तो मीशा का कर्ज उतारना था। मीशा जो सर्कस के सपने देखा करता था, जो दरवाजे की चौखट पर झूला करता था, जिसकी लाश के बहुत से टुकड़े नहीं मिले थे। और 3 साल की सख्त मेहनत के बाद एक दिन गलीना ने मीशा का कर्ज उतार दिया। नीचे जाल बंधा हुआ था और गलीना झूले पर पींग ले रही थी। हजारों चेहरे उसकी तरफ उठे हुए थे। हजारों मीशा उसे गर्व और शौक से देखते रहे। उसने कमरबंद से बंधी हुई रस्सी का हुक निकाल दिया। उसके हाथ झूले के बोझ से छूटकर अपनी मुकाबिल करतबबाज के हाथों से जा टकराए। वह सोच रही थी वह मीशा है, 20 साल का हवा में झूलता हुआ मीशा। उस समय वह गलीना नहीं मीशा थी। उसने साबित कर दिया कि अगर इरादे में दृढ़ता हो तो आयु की कैद समाप्त हो जाती है। उसके करतब की पूरे देश में धूम मच गई। 2 साल तक गलीना सर्कस के साथ घूमती रही। लोगों ने उसे इतना खुश कभी नहीं देखा था। लोग ठीक ही कह रहे थे, गलीना थोड़ी सी पागल थी। यूँ भी आवश्यकता से अधिक भावुक लोग थोड़े से पागल होते हैं। इस पागलपन में सांसारिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। इंसान में जीतने की हिम्मत पैदा होती है। जख्मों को भरने का अवसर मिलता है। यादें रोचक रंग इख्तियार कर लेती है। फिर उसकी मुस्कुराहट मंद पड़ने लगी। उसे नींद न आने की शिकायत हो गई। वह जब भी आंखें बंद करती तो कात्या की गुड़िया और कात्या का लाल दस्ताने वाला हाथ नजर आता। वह घबराकर आंखें खोल देती। आंखें मीचते उसे डर लगता।
उसे खोया खोया पाकर सर्कस के मैनेजर ने सख्ती से आगाह किया कि वे झूले का आइटम प्रस्तुत करते समय कमर से बंधी डोरी का हुक न निकाले। उसके होठों से हंसी गायब हो गई, आंखें कहीं दूर ढूंढा करती और कुछ न पाकर भटकने लगती। उसकी भूख बंद हो गई थी और स्वास्थ्य गिरने लगा था। मैनेजर ने उस पर जोर डाला कि वह शांतिपूर्ण स्थान पर जाकर कुछ महीने आराम करे। जिस दिन उसकी दुनिया उजड़ी वह अकेली रह गई थी। उसने एक दिन भी सुख चैन से छुट्टी न मनाई थी। उसके दोस्त उसका दिल बहलाने के लिए उसे कभी अकेला न छोड़ते। उसने अपने सपनों की किसी से चर्चा न की थी और एक दिन उसे अपने सपनों का फल मिल गया। वह बालशोई थिएटर में स्वान लेक बैले देखने गई और एकदम से तीतरी की तरह हल्की फुल्की नन्ही सी कातिया उसे स्टेज पर नजर आई। उसके हाथ में गुड़िया की बजाय आबे ख्वां का स्कार्फ था। मम्मा हमेशा कहा करती थी कि कातिया बैले डांसर बनेगी। वह हर समय अपने नन्हे नन्हे पंजों पर फिरकियां लिया करती थी, यहाँ तक कि उसका सर घूमने लगता और वह टूटे हुए फूलों की तरह फर्श पर गिर जाती। उस दिन उसने पहली बार सपने में कातिया को संपूर्ण और साबित देखा। वह लाल दस्तानों वाले हाथ हवा में उठाए अपने पंजों से नृत्य कर रही थी। सपना देख देख कर उसका जी न भरा। सोते जागते कातिया की नीली आंखें उसका पीछा किया करती थी। उसे सर्कस से घृणा होने लगी। उसने मीशा का कर्जा उतार दिया था, बात खत्म हो चुकी थी और कातिया के कर्ज का बोझ उसका दम घोटे देता था। उसके दोस्त ने बहुत समझाया, वह मान गई, मगर अपने इरादे से बाज आना उसके बस की बात नहीं थी। उसके जुनून की जीत हुई और उसने बैले स्कूल में दाखिला ले लिया। इतने समय सर्कस में काम करने के कारण उसके शरीर में एक लोच पैदा हो चुकी थी, एक कुदरती लचक रच गई थी। उसने 5 साल की सख्त मेहनत से बैले के तमाम गुणों की जानकारी प्राप्त कर ली थी। वह जो उसे पागल समझते थे उसकी कला के कायल हो गए। इतने साल उसने अपने गुणों को इधर उधर क्यों भटकने दिया। वह नृत्य करते वक्त गलीना ना रहती, उसमें कात्या की आत्मा समा जाती। कुदरत ने उसे बैले के लिए ही पैदा किया था। वह अब तक कहाँ रास्ता भूले थी। वह अपने काले बालों को छुपाए हुए ब्लॉन्ड विग पहन लेती थी और कहने वालों का कहना था कि नृत्य के लिए उसकी भूरी आंखें नीले रंग की ही हो जाती। वह 27 की थी, मगर स्टेज पर जाकर 17-18 वर्ष की नव खिली कली बन जाती। कात्या भी अगर जिंदा रहती तो इतनी ही उम्र की होती। जिस दिन उसने स्वान लोक का नृत्य बालशोई थिएटर में किया तो पूरे हाल ने खड़ा होकर तालियों से उसकी प्रशंसा की। तालियों की आवाज़ दूर चली गई और वह अंधेरे में गर्क हो गई। वह झुकी तो फिर उठ ना सकी। जब उसे होश आया तो वह एक शांत कमरे में एक सफ़ेद बिस्तर पर पड़ी थी। उसे जागता देखकर एक नर्स ने उसे उठने से मना किया। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात, मैं कहाँ हूँ? तुम अस्पताल में हो। आज 6ठा दिन है तुम्हें आए हुए। क्या 6ठा दिन? मैं 6 दिन तक सोती रही। उसने अपने हाथों में लगे ग्लूकोज के आले को देखा। तभी मुझे इतनी जोर की भूख लग रही है। उसने बड़ी रुचि से शोरबा पिया। तबीयत खुश हो गई थी। वह बिना कारण हंसने लगी। मैं घर जा सकती हूँ? नहीं। क्यों? तुम्हारी पिंडियों की नसें फूल गई हैं, ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन? हाँ, वरना तुम फिर से नृत्य न कर सकोगी। तुमने अपने पैरों के साथ बड़ी ज्यादती की है। 3 महीने तक उसकी पिंडियों की प्लास्टिक सर्जरी होती रही। डॉक्टर इतनी अच्छी नर्तकी को स्टेज के योग्य बनाने में तुले हुए थे। उसकी सुडौल पिंडियों को फिर से सुंदर बनाने की धुन सवार थी। उन्हें यकीन था कि साल भर के अंदर वह फिर से स्टेज पर पहुंच जाएगी। उसकी पिंडियों पर कनखजूरों जैसे टेढ़े मेढ़े निशान थे, जिन्हें मिटाने पर डॉक्टर जुटे हुए थे। मगर गलीना दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रही थी। उसे अपनी पिंडियों से कोई रुचि न लगी। उसके दिमाग में नया कीड़ा रेंग रहा था। उसने कातिया का कर्ज उतार दिया। अब उसे बिल्कुल चिंता न रही। अपने पूरे परिवार को पा लेने के बाद रास्ते में अब कहीं खुद को खो आई है। वह खुद कहाँ है? गलीना तो कहीं नहीं मिलती। निसंदेह अब तो लोग उसे खपती समझेंगे। उसे अस्पताल से एकदम प्यार हो गया था। वह अब तक अस्पताल से दूर जिंदा कैसे रही? उसे तो बचपन से डॉक्टर बनने की इच्छा थी। उसने अब तक जो सीखा उसका अपना ना था। उसने अपने लिए भी कुछ ना किया तो उसके जीवन का अर्थ ही क्या था? दुनिया हंसेगी तो कोई परवाह नहीं।
उसने निर्णय कर लिया कि वह हार्ट स्पेशलिस्ट बनेगी। युद्ध में कितने दिलों को तहस नहस कर दिया। वह उनकी सेवा करेगी, तब वह खुद को पालेगी, फिर उसकी अस्थिर और बेचैन तबीयत को करार आ जाएगा। 5 वर्ष में उसका सपना पूरा हो गया। वह अपनी मंजिल पर पहुंच गई। फिर उसने पहली बार अपने पूरे परिवार को हंसता खेलता सही सलामत निरंतर कई रातों तक सपने में देखा। जब वह भयानक बम उसकी दुनिया में नहीं गिरा था, तब जिंदगी बहारों से भरी हुई थी। पतझड़ का मौसम शुरू हुआ था कि उसकी जिंदगी में एकदम बहार आ गई। तुर्की के महान क्रांतिकारी कवि नाजिम हिकमत के लिए जिंदगी कठिन हो गई और उन्हें रूस में आश्रय लेना पड़ा। उनकी पत्नी और बच्चा वहीं फंसे रह गए। जब वे रूस पहुंचे तो दिल ने उन्हें जिंदा होते भी मौत से दो चार कर दिया। फौरन मुल्क के प्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट ने उनकी तरफ ध्यान दिया। उन डॉक्टरों में गलीना भी थी। डॉक्टरों की पूरी टीम उनके इलाज में जुट गई। एक महान और भावुक कलाकार, चाहे वह किसी भी देश का शहरी हो, पूरी इंसानियत का प्यारा होता है। नाजिम हिकमत शायर ही नहीं, मुकम्मल शेर थे। लंबा कद, सुर्ख सफ़ेद चेहरा, घने भूरे बाल और बच्चों जैसी मासूम नीली आंखें। उन्हें देखकर गलीना पर बिजली सी गिरी। उसे याद आया कि उसने पूरे परिवार का कर्ज चुकाया, केवल अपना कर्ज चुकाना भूल गई। उसने 32 वर्ष की होकर किसी से प्यार न किया। जिस लगन से वह काम करने की आदी थी, उसी जोर शोर से वह नाजिम हिकमत पर अदब दाकर आशिक हो गई। अगर उसने डॉक्टरी न पढ़ी होती तो नाजिम हिकमत कहाँ मिलते। उसने भाग दौड़ करके अपने आप को उनका स्पेशल डॉक्टर नियुक्त करवा लिया और उनके अस्तित्व में गर्व हो गई। नाजिम हिकमत की हालत बहुत नाजुक थी। किसी समय भी हवा के एक झोंके से उनके जीवन की लौ गुल हो सकती थी। गलीना डॉक्टर थी, मगर उसने उनकी नर्सिंग की जिम्मेदारी भी अपने सर ले ली थी। गलीना खुद अपने हाथों से उन्हें स्पंज बांध देती, उनके सुनहरे बालों को सुलझाती, अपने हाथ से खिलाती पिलाती। उसके लिए दुनिया में सिवाय नाजिम हिकमत के कुछ बाकी न रहा। हर वस्तु धुंधली होकर दूर चली गई। केवल एक व्यक्ति फोकस में उभर आया। वह थोड़ी सी पागल तो हमेशा से थी, अब बिल्कुल दीवानी हो गई। नाजिम हिकमत नवयुवक नहीं थे, 50 के पेटे में होंगे। उन्हें हिलने डुलने, यहाँ तक कि बात करने में की भी इजाज़त न थी। उनकी हालत संभलने के बजाय दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। महीनों में जिंदगी और मौत के बीच लटकते रहे। वे कभी यूं ही आंखें खोलते जैसे उनकी नज़र जा चुकी हो। उन्हें कुछ खबर न थी उनके आसपास क्या हो रहा है। डॉक्टर नियम से उनका परीक्षण करते और चुप रह जाते। मरीज में जीने की इच्छा समाप्त हो चुकी थी। इस आयु में अपनों से दूर, पत्नी और बच्चों से दूर, उन्हें जीवन खुश्क और बेरंग नजर आता। गलीना के कमरे में एक बनफशे का पौधा लगा हुआ था। पत्तियां झड़ चुकी थी, टहनियाँ सूख चुकी थी। उसने कई बार सोचा उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दे, लेकिन जी न चाहा। उसे ऐसा लगता कि पौधे में भी जान बाकी है। वह सोचती अगर इस पौधे में कलियां फूट निकली तो समझो नाजिम हिकमत सेहत पा जाएंगी। जाने क्यों उसे वहम हो गया उसका इस पौधे से कोई रिश्ता है। वह जी जान से पौधे को सींचने लगी। उसे अपना कुछ होश न था। लिबास बदलना भूल जाती, कंघी करना भूल जाती, मगर मरीज की देखभाल में बाल बराबर फर्क न आता। उनकी नन्हे बच्चे की तरह देखभाल करती। डॉक्टर निराश हो चुके थे। नाजिम हिकमत दिन प्रतिदिन डूबते जा रहे थे। उनकी रंगत धुले कपड़े की तरह सफ़ेद हो गई थी। पलकें लर्जती, मगर नीली झीलों की किवाड़ न खुलते। गलीना बनफशे के पौधे को अपने आंसुओं से सींचती। उस पौधे में उसकी जान थी। उसकी सेहत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। उसे खोने पीने का होश न रहा। दुनिया बर्फ से ढकी अस्थायी मौत हो रही थी। बसंत ऋतु दूर थी, अभी तो बर्फ भी पिघलनी शुरू नहीं हुई थी। बर्फ का कफन उसका दम घोटे देता था। उसे हमेशा बर्फ से प्यार था, लेकिन 1 साल से वह एक दिन भी स्केटिंग के लिए नहीं निकली। उसके दोस्त उसे समझाकर थक गए। अपना स्वास्थ्य गवा बैठोगी, कोई मरीज के साथ यूँ नहीं मरता। मरीज तो मैं हूँ, वे तो मेरे चिकित्सक हैं। और एक दिन कमरे के वातावरण में एक चमत्कार ने जन्म लिया। हैरानी से उसके मुंह से चीख निकल गई। बनफशे के पौधे में सुई की नोक के बराबर कोपल निकल गई थी। वह खुशी से पंजों के बल नाचने लगी। वह दबे पांव मरीज के कमरे में गई। दिल बेकाबू हो गया तो झुककर उसने अपने सफ़ेद होठों पर अपने कांपते होठ रख दिए। सुनहरी पलकें कांपी।
नीली झीलों के किवाड़ अधखुले हो गए। एक क्षण के लिए उसकी काली आंखों में उलझी कांपता हुआ हाथ फोटो पर कुछ ढूंढने लगता। नाजिम हिकमत ने एक ठंडी सांस भरी और फिर अचेतना में डूब गई। मृत्यु हार गई, गलीना का प्यार जीत गया। वह पंजों के बल अपने कमरे में नाचती रही। आईने के सामने झुककर उसने सिर से पांव तक का अपने को देखा। वह 16 वर्ष की लग रही थी। अब उसने अपने काले बाल धोए, ब्रश से खूब चमकाए, लालिमा के रंग का फ्रॉक पहना और फिर जब वह उनका ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी, नाजिम हिकमत ने आंखें खोल दी। देर तक दोनों की आंखें उलझी रही। गलीना मूर्खों की तरह खिलखिलाकर हंस दी। 1955 में जब मैं रूस गई तो एक दिन अली सरदार जाफरी बौखलाए हुए आए थे और बोले, जल्दी चलो। कहाँ? इस तरह हम कोई 8-10 मील मास्को से दूर नाजिम हिकमत के बादशाह में पहुंचे। बरामदे में भूरे रंग की नीली सी फ्रॉक पहने एक बूटे से कद वाली लड़की खड़ी थी। यह गलीना है, ओक्साना ने कहा, जो वहाँ पहले से मौजूद थी। बड़ी खूबसूरत मुलाकात थी। हम कालीनों पर तकियों के सहारे घरेलू अंदाज में बैठ गए। थोड़ी सी पागल है, ओक्साना ने मेरे कान में कहा। गलीना नाजिम हिकमत को फुसलाकर कुछ पिलाने की कोशिश कर रही थी और वे बच्चे की तरह मुंह फुलाकर मना कर रहे थे, मगर उनकी नीली शफाफ आंखें शरारत से नाच रही थी। फिर उसने उनकी नब्ज देखी और संतोष में सिर हिलाकर हमारे लिए सुर्ख मशरूब लेने चली गई। ओक्साना ने अपनी बात की व्याख्या में मुझे गलीना के अस्थिर स्वभाव का विस्तार बताया। हम वहाँ 4-5 घंटे बैठे रहे। समय कैसे उड़ता चला गया पता भी न चला। नाजिम हिकमत अपने काव्य सुनाते रहे। गलीना कभी ताज़ा गिलास भरती, कभी कुछ खाने की चीज़ें लाती। घर में कोई नौकर नहीं था। ओक्साना ने कहा, यह पगली नाजिम की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देती। उनके कपड़े भी खुद धोती है, बाल काटती है, यहाँ तक कि उन्हें बच्चों की तरह हाथ से खिलाती है। गलीना ने एक सैंडविच बढ़ाई और वे बेख्याली से नाजिम हिकमत ने मुंह खोल दिया। गलीना मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। फिर गलीना मुझे अपना घर दिखाने लगी। वाशा बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। हर दीवार पर नाजिम हिकमत के बेटे का चित्र लगा हुआ था। यह हमारा बेटा है, गलीना ने बड़े गर्व से कहा। क्या अभी स्कूल से नहीं लौटा? वह तुर्की में है। वह उदास हो गई। तब मुझे मालूम हुआ कि नाजिम हिकमत की बीवी और बेटा तुर्की में लगभग कैदियों का सा जीवन बिता रहे हैं। मगर एक दिन वे दोनों यहाँ पहुँच जाएंगे। वह चौंकी। मगर नाजिम तो तुम्हें चाहते हैं। नहीं, वे अपनी बीवी के प्रेमी हैं। एक पल को उसकी आंखों में उदासी और निराशा की बिजली सी कौंधी। दूसरे ही क्षण वह हंस पड़ी। मैंने पूछा, यह एक तरफा इश्क कैसा? ताली तो दोनों हाथों से बजती है। क्यों? वह कुछ नहीं समझी। तुम अपने प्यार उन्हें कैसे कर सकती हो जब वे तुम्हें कुछ नहीं देते? क्यों? जो कुछ दे सकते हैं मैं उतना ही मांगती हूँ। मैंने कर्ज नहीं दिया जो सूद वसूल करूँ। क्या तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं लगती? प्यार में कुछ दिया जाता है तो जवाब में कुछ मिलता भी है, मैंने कहा। ओह, अब यह नापतोल कौन करे? मुझे तो कुछ मिलता है, जितना भी मिलता है दोनों हाथों में समेट कर मन भर लेती हूँ। वह फिर मेरे लिए सुर्ख मशरूब लेने चली गई। मैंने कहा था ना, गलीना थोड़ी सी पागल है। काश दुनिया के सब इंसान थोड़े से पागल हो जाएं। मुझे ओक्साना की सूरत धुंधली सी दिखाई दे रही थी, जैसे कहीं करीब बारिश हो रही हो। धन्यवाद।